हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। आज के वीडियो में हम लोग ऑनरशिप, स्वामित्व को कंप्लीट करेंगे। पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोजीशन पढ़ा था, कब्जा जाना था। आज हम लोग ऑनरशिप के बारे में कुछ समान नियम है, इसके बारे में समझते हैं। कुछ पॉइंट है, देखिए। पहला, समान नियम ऑनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। समान नियम क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, परिभाषा जानेंगे, ऑनरशिप की परिभाषा किस जूरिस्ट ने क्या क्या बताया इसके बारे में जानेंगे। तीसरे नंबर पे ऑनरशिप के प्रकार, जो इसमें प्रकार बताए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। चौथा नंबर पे हम जानेंगे सामंत के अनुसार जो स्वामित्व के अर्जन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पांचवें नंबर में अन्य बातें जानेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, समान बात ये आती है कि आखिर ये ऑनरशिप क्या होता है, ये ऑनरशिप स्वामित्व क्या होता है। हम ऑनरशिप को बोल सकते हैं कि स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी उस वस्तु के साथ वो कुछ भी कर सकता है। हम ये कह सकते हैं जैसे इस मार्कर पर मेरा इसमें ऑनरशिप प्राप्त है, तो इस मार्कर को हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो दान दे सकते हैं, चाहे तो गिफ्ट दे सकते हैं, या तो फिर हम इसको बेच सकते हैं, या किसी को हम ऐसे इसको मतलब दे सकते हैं फ्री में। तो इसको हम लीज पे भी उठा सकते हैं या कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। यानी ऑनरशिप जो होता है एक ये अधिकारों का बंडल होता है, यानी ये अधिकार का एक समुच्चय होता है, एक समूह होता है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को जिस संपत्ति के अंतर्गत ऑनरशिप प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति उस संपत्ति का कुछ भी कर सकता है। अर्थात वो उसको दान भी दे सकता है, उसको सेल भी कर सकता है, या उसको किसी को लीज पे दे सकता है, या किसी को वो ऐसे फ्री में दे सकता है। कुछ भी उसके साथ कर सकता है। उसको अधिकारों का एक बंडल प्राप्त होता है, एक समूह प्राप्त होता है, एक समुच्चय होता है ऑनरशिप। तो ये चीज ऑनरशिप के बारे में होती है। अब बात यह आती है कि ऑनरशिप का एक पॉइंट मैंने पढ़ा था, एक ही भाग पढ़ा था हम लोगों ने, कब्जा। ये ऑनरशिप पे ही कब्जा शामिल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ऑनरशिप होता है इस पे कब्जा भी शामिल होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बात में ऑनरशिप पे कब्जा ही शामिल हो, क्योंकि इसमें भी एक एग्जाम्पल है। जैसे हम समझते हैं कि जैसे मैंने आपको मकान रेंट पे दे दिया, आप किराएदार हैं और हम उस मकान के ऑनरशिप हैं, तो क्या हुआ? कब्जा किसके पास है? कब्जा आपके पास है। आप उस मकान का रेंट में रह रहे हैं तो आपके पास वो कब्जा है, और मेरे पास क्या है? एक स्वामित्व है, हम एक ऑनरशिप है। तो क्या हुआ? कब्जा आपके पास है। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑनरशिप के पास अधिकतर वो कब्जा भी होना चाहिए। कुछ पॉइंट इसके दिए गए हैं कि ऑनरशिप पे कब्जा वो उसके पास नहीं होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बात यह थी पोजीशन, कब्जा। हम लोगों ने कब्जा पढ़ा था। कब्जा क्या होता है? कब्जा एक लिमिटेड राइट होता है। इसको हम बोल सकते हैं ये एक लिमिट के अधिकार में होता है, यानी इसको एक लिमिट में बांध दिया गया है। ये एक भौतिक नियंत्रण होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कब्जा किसी वस्तु को, अगर किसी व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो ना तो वो उसको बेच सकता है, ना तो उसको वो गिफ्ट दे सकता है, ना वो किसी को ये बर्बाद कर सकता है। मतलब उसको ये कहा गया है कि वो कुछ भी उसके साथ ऐसा पॉइंट जो स्वामित्व को प्राप्त होता है वो कब्जा को प्राप्त नहीं होता है। उस संपत्ति के साथ वो ना तो उसको बेच सकता है, ना गिफ्ट दे सकता है, ना किसी को फ्री दान दे सकता है, ना उसके साथ कुछ वो बंधक लीज उठा सकता है। तो ऑनरशिप और कब्जा, इसको अच्छे से समझते हैं। दोनों पॉइंट में अच्छे से डिफरेंट हम लोग को समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट होता है इसमें से। देखिए, समान नियम पहले नंबर पे, कब्जा क्या होता है? एक लिमिटेड राइट होता है, इसमें एक लिमिट लगा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम
रोमन विधि में क्या बोलते हैं, पजेशो बोलते हैं। इसको याद करिएगा आप लोग, रोमन विधि में इसको पजेशो बोलते हैं। और ये एक भौतिक नियंत्रण होता है इस वस्तु। कब्जा हम लोगों ने पढ़ा था पहले के लेक्चर में, तो हम लोगों ने क्या समझा था कि जिस व्यक्ति के नियंत्रण में भौतिक नियंत्रण होता है उसको हम कब्जा कहते हैं। हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कब्जा। तो ये एक भौतिक नियंत्रण होता है। अब स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व एक एब्सोल्यूट राइट होता है, यानी ये एक पूर्ण अधिकार होता है। इस संपत्ति के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रोमन में डोमिनियम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, दोनों पॉइंट जो मैंने बताया है कि पजेशन को क्या बोलते हैं रोमन में, कब्जा को पजेशो बोलते हैं, और डोमिनियम को क्या बोलते हैं, स्वामित्व को डोमिनियम बोलते हैं रोमन में। ये दोनों पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक पूर्ण अधिकार होता है, अर्थात इस संपत्ति के जिस व्यक्ति को ये स्वामित्व प्राप्त होता है तो वो एक संपत्ति को कुछ भी कर सकता है। जैसे ये एक संपत्ति है, इसमें किसी व्यक्ति को ऑनरशिप स्वामित्व प्राप्त है, तो वो इस संपत्ति को दान दे सकता है, इस संपत्ति को सेल कर सकता है, इस संपत्ति में किसी को बंधक कर सकता है, या इस संपत्ति में किसी को उसको खेती बाड़ी कर सकता है, या कुछ भी अपना कर सकता है उसको। ये अनेक प्रकार के ये जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब अधिकार प्राप्त होते हैं, ये सब उसको अधिकार, और ये एक ऑनरशिप होता है। तो ये चीज है, इसमें ऑनरशिप और इसमें कब्जा, इन दोनों में डिफरेंट जो होता है, दोनों का यही होता है। तो दोनों को अच्छे से समझ लेना आप लोग कि हमने क्या बोला। कब्जा लिमिटेड राइट होता है, स्वामित्व क्या होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है। कब्जा को रोमन विधि में क्या बोलते हैं, पजेशो बोलते हैं, ये एक भौतिक नियंत्रण होता है। और स्वामित्व को क्या बोलते हैं, डोमिनियम बोलते हैं, रोमन विधि बोलते हैं, ये एक पूर्ण अधिकार होता है। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस संपत्ति को। तो ये जानते हैं। अब हमने क्या कहा कि स्वामित्व जो होता है ये एक अधिकारों का बंडल होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त होता है तो उसके अगेंस्ट वो तमाम अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इस मार्कर पे मेरा स्वामित्व, इसको मेरा ये अधिकार, मेरा स्वामित्व प्राप्त है, तो इस वस्तु पर हम कुछ भी कर सकते हैं, या आपको दान दे सकते हैं, या इसको हम नष्ट कर सकते हैं, या किसी को लीज पे दे सकते हैं, या किसी को हम सेल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या अधिकार निकल रहे हैं। तो ऑनरशिप क्या है, ये स्वामित्व, ये जो ऑनरशिप जो स्वामित्व होता है ये एक अधिकारों का बंडल होता है, ये एक समूह होता है, समूचे बोल सकते हैं, ये एक समूचे होता है। तो स्वामित्व अधिकारों का बंडल होता है। यही देखिए इसमें बताया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस ऑनरशिप अधिकारों के बंडल के रूप में ये चीज बताते हैं। अब स्वामित्व और कब्जे का संबंध क्या होता है, हमने क्या समझा था, हमने समझा था जब पजेशन पढ़ा था, कब्जा पढ़ा था, तो क्या समझा था कि जो कब्जा होता है वो स्वामित्व का प्रथम दस्या साच होता है, अर्थात जब कोई वस्तु जिस व्यक्ति के नियंत्रण में होती है तो उसको हम पजेशन बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं। यानी ये वस्तु ये मेरे नियंत्रण में, तो आप क्या सोचते हैं, आप सोचते ये कि इस वस्तु के मालिक हम हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्रिजम्पशन लगा रहे हैं, यानी आप अनुमान लगा रहे हैं। तो जो ये वस्तु है ये भले मेरी ना हो सकता है इस मार्कर पे मेरा अधिकार ना हो, या किसी को हम मांग के लेके आए हो, या किसी दूसरे का हो, तो आप क्या समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये मेरा है। तो हमने क्या बताया कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दस्या साच होता है, यानी अर्थात जो व्यक्ति जिस वस्तु को नियंत्रण में देखता है तो वो यही देखता है कि ये वस्तु का मालिक वह व्यक्ति है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक गाड़ी वाला देख लीजिए, या कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर कोई रोड पे जा रहा है तो कोई वस्तु, अगर कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं, क्या प्रिजम्पशन करते हैं कि इस वस्तु का मालिक ये इस व्यक्ति ही है, भले वो गाड़ी उसकी ना हो। ऐसे ही ये कब्जा, इसी हमने बताया कि मार्कर के मालिक मैं ना हूं, कोई दूसरा है, पर आप लोग क्या लगा रहे हैं, ये मेरे पास है, तो अनुमान क्या लगा रहा है कि इस वस्तु के मालिक हम ही हैं। ये चीज बताया है। अब स्वामित्व क्या होता है,
स्वामित्व एक अधिकारों का बंडल होता है। मैंने अभी बताया कि स्वामित्व के अंतर्गत अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह व्यक्ति उस वस्तु के अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, उसको लीज कर सकता है, या उसको दान दे सकता है, या उसको मतलब किसी को खेती बाड़ी कर सकता है उसमें, या कुछ भी उस संपत्ति के साथ कुछ भी कर सकता है, या उसको पड़ी रहने देता है, उसके साथ कोई वो शर्त नहीं लगी होती है। तो ये चीज़ होता है। तो स्वामित्व व कब्जे के संबंध ये होते हैं, इन दोनों में डिफरेंट यही होता है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब इसकी परिभाषा आती है। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऑनरशिप की परिभाषा, स्वामित्व की परिभाषा क्या होती है? देखिए, कुछ जूरिस्ट हैं, इन्होंने अपनी स्वामित्व की परिभाषा बताई है कि क्या क्या ऑनरशिप होता है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। सामन क्या कहते हैं? सामन कहते हैं स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध का प्रतीक है। ऐसा ही मैंने कुछ पढ़ा था, पजेशन में पढ़ा था। ऐसा ही मैंने कुछ पढ़ा था पजेशन में कि स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध का प्रतीक है। और ऐसा मैंने कुछ पजेशन में पढ़ा था। ये जहां इसमें एक ट्रिक है, जहां व्यक्ति और वस्तु आ जाए तो वहां कौन होंगे? वहां सामन महोदय ही आएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक से आप लोग पकड़िएगा इसको। तो जहां व्यक्ति और वस्तु का संबंध आ जाए तो वहां सामन महोदय ने ही कहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है, हॉलैंड महोदय कहते हैं किसी वस्तु पर पूर्व नियंत्रण को हम स्वामित्व कहते हैं। हॉलैंड कहते हैं कि मान लीजिए ये वस्तु है, ये एक मार्कर वस्तु है, इस वस्तु पर मेरा पूर्व नियंत्रण है, तो ये एक स्वामित्व को दर्शाता है। हॉलैंड महोदय कहते हैं ये एक स्वामित्व है। जहां वस्तु पर नियंत्रण की बात आ जाए, पूर्व नियंत्रण की बात आ जाए, तो वहां हॉलैंड महोदय आएंगे। ये आप लोग ट्रिक पकड़िएगा। हाफिल्ड महोदय क्या कहते हैं? ये देखिए, हाफिल्ड महोदय कहते हैं जैसे बाल्टी से अनेक बूंद वैसे स्वामित्व से अनेक अधिकार निकलते हैं। हाफिल्ड महोदय कहते हैं जैसे बाल्टी में अनेक बूंद वैसे स्वामित्व के अनेक अधिकार निकलते हैं। अर्थात जैसे बाल्टी में हम लोग पानी भरते हैं तो पानी वो जो क्या है, हमारा एक स्वामित्र है, और उस बाल्टी से अनेक बूंदें निकलती हैं। तो जो बूंदें निकल रही ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट है, राइट को बताता है, अधिकार को बताता है। ये अनेक प्रकार के अधिकार बता रहा है। तो जहां बाल्टी आ जाए तो वहां किसको हम पकड़ेंगे? वहां हाफिल्ड महोदय को पकड़ेंगे। ये आप लोग याद करिएगा, जहां बाल्टी शब्द आ जाए तो वहां कौन होते हैं? वहां हाफिल्ड महोदय बताते हैं। ये समझिए। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने क्या कहा? ये एलएलबी के एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। जो एलएलबी कर रहे हैं उनके एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है कि ऑस्टिन के अनुसार जो स्वामित्व के बारे में परिभाषा बताई गई है उसको आप डिफाइन करिए, उसको बताइए। एक ऑस्टिन और एक सामन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर दोनों को समझिएगा। ऑस्टिन ने क्या कहा है कि स्वामित्व किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार है, कैसा अधिकार है? जो इन्होंने तीन डिफिनेशन दी, तीन परिभाषा दी है कि उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है, यानी जब तक हम चाहे उस वस्तु को जब तक चाहे उपयोग कर सकते हैं, उसमें निश्चित नहीं बताया गया है, वो अनिश्चित है। इन्होंने कहा है, ऑस्टिन महोदय ने कहा है। दूसरा क्या कहा है? वयन की दृष्टि से अनिर्वृदित तथा वयन की दृष्टि से अनिर्वृदित है, यानी हम जब तक चाहें उसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या उस पर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। इन्होंने ये दूसरे पॉइंट में बोला है। अवधि की दृष्टि से असीमित है, इसमें कोई समय सीमा अनुसार नहीं लगाया गया है। ये जब तक चाहे हम लोग इसको जब तक अपने पास रख सकते हैं, इस संपत्ति के साथ, इस वस्तु के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने तीन ये परिभाषा बताई है ऑस्टिन के अनुसार कि स्वामित्व की परिभाषा क्या क्या बताई गई। तो ये आप लोग याद करिएगा, मैंने
रेड से ही कर दिया है, एक ये और दूसरा तीसरा ये। स्वामित्व के किसी वस्तु का ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है, वयन की दृष्टि से अनिर्वृद्धित है तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। ये ऑस्टिन महोदय कहते हैं। अब नोइस महोदय क्या कहते हैं? नोइस महोदय कहते हैं चुंबकीय शक्ति बताता है, यानी मैग्नेट पावर को बताता है। जहां मैग्नेट पावर आ जाए, चुंबकीय आ जाए, अर्थात स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो एक चुंबक की तरह होता है, जिसमें अधिकार जो राइट होते हैं वो चपक जाते हैं, वो चिपका लेता है, तो वो एक चुंबकीय तरह का होता है। इन्होंने कहा, नोइस महोदय कहा है, ये चुंबकीय शक्ति को बताता है, यानी मैग्नेट पावर को बताता है। ये नोइस महोदय ने कहा है। ये हम लोगों ने समझ लिया परिभाषा। तीसरे नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ता? तीसरे नंबर में पढ़ते हैं प्रकार। आखिर स्वामित्व के प्रकार क्या होते हैं? स्वामित्व के प्रकार कुछ बताएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। पहला नंबर मूर्त स्वामित्व और अमूर्त स्वामित्व। अब बात आती है मूर्त स्वामित्व क्या होता है? मूर्त स्वामित्व भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व होता है। जैसे किसी वस्तु पर हम कोई उसको देख रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उस पे हम मौजूदा सामने है, ये मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु को मैं छू रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, तो ये क्या? ये भौतिक है। इस भौतिक वस्तुओं यानी फिजिकल थिंग को हम लोग स्वामित्व कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी या टेबल या ये मार्कर, तो ये सब क्या? ये मूर्त स्वामित्व है। ये सब मूर्त स्वामित्व में आता है। अमूर्त स्वामित्व क्या होता है? अमूर्त स्वामित्व के अंतर्गत एक अधिकार आते हैं। ये एक अधिकार को बताता है। इसमें ना तो उसको हम छू सकते हैं, ना तो उसको हम टच कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सब जितने भी आते हैं अधिकार आते हैं, अधिकार को बताता है। इसको हम एहसास कर सकते हैं कि मेरे पास ये, जैसे मैंने आपको ऋण उधार दिया, पैसा आपने मुझसे मांगा, मैंने आपको दिया। अब आपसे मुझे मांगने का अधिकार है, तो ये मैं तो उसको पैसा को तो मैं देख रहा हूँ, ना मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या होता है कि उसको एहसास कर रहा हूँ। जो एहसास करता है, जो एहसास कर ले, वही क्या होता है? अमूर्त स्वामित्व होता है। मुझे आपसे लेने का ऋण एक एहसास है कि आपसे हमें इतना रुपए लेना है, तो ये मैं एहसास कर रहा हूँ, तो ये एक अमूर्त स्वामित्व होता है। तो यही बता रहा है कि अमूर्त स्वामित्व के अंतर्गत अधिकार आते हैं। पैसा लेने का अधिकार आता है, कॉपीराइट या सुका अधिकार का स्वामित्व आता है। तो ये क्या होता है? ये एक अमूर्त स्वामित्व आता है। दूसरा आता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व का अधिकार एक व्यक्ति में निहित होता है, अर्थात इस वस्तु के स्वामी मैं ही हूं। तो ये क्या? ये एक एकल स्वामित्व है। इस वस्तु पर अधिकार मेरा ही है, इस वस्तु पर, क्योंकि इसके मैं ही स्वामी हूं। तो ये एक एकल स्वामित्व को बताता है। सह स्वामित्व क्या होता है? सह स्वामित्व एक से अधिक जो स्वामित्व होते हैं, वह स्वामित्व जैसे पार्टनरशिप, मतलब सह स्वामित्व वह स्वामित्व होते हैं जो एक से अधिक होते हैं। अर्थात इस मार्कर को 4 लोगों ने खरीदा, तो ये क्या? ये सह स्वामित्व है। चारों लोग इसके सह स्वामित्व होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे एक कोई फॉर्म होती है, चालू करते हैं, उसमें एक से दो से अधिक लोग जितने पार्टनरशिप में जो कोई फॉर्म बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो सह स्वामित्व होते हैं। वो सबका अधिकार बताता है, तो ये सह स्वामित्व को बताता है। अब सह स्वामित्व की दो पॉइंट और बताए गए। सह स्वामित्व क्या होता है? 2 प्रकार के और बताया गया है, जैसे समान स्वामित्व और संयुक्त स्वामित्व। समान स्वामित्व क्या होता है? समान स्वामित्व होता है एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है। ये समान स्वामित्व को बताता है। इसका क्या मतलब है कि एक जो समान स्वामित्व, इस पॉइंट है सह स्वामित्व का, कि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अधिकार उसके उत्तराधिकार को प्राप्त होता है। तो ये क्या? समान स्वामित्व को बताता है। जब इस स्वामित्व का, जैसे मान लीजिए कि
1 2 3 4 ये सब स्वामित्व है, ये सब व्यक्ति हैं। अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या होता है, इन सब व्यक्तियों में इसके जो उत्तराधिकार होते हैं, इसके उत्तराधिकार, ये मान लीजिए एक पिता होता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये तीनों क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। जब ये पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये पुत्रों में समान सब बराबर बराबर बढ़ जाती है। तो ये क्या, यही बता रहा है, समान स्वामित्व को बताता है ये चीज। संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व क्या बता रहा है कि उत्तराधिकारी को ना प्राप्त होकर शेष स्वामियों में अंतरित होता है। जैसे 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग में एक की अगर मृत्यु हो जाती तो ये सब बराबर के स्वामित्व है। सॉरी, अब इसमें क्या होता है कि इनमें सब में ये इनके उत्तराधिकारियों को ना प्राप्त होकर ये स्वामियों में बराबर बराबर बटेगा। तो ये क्या होता है, ये एक संयुक्त स्वामित्व होता है। इसी संयुक्त स्वामित्व को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट टेनेंसी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, ज्वाइंट टेनेंसी बोलते हैं। और इसको समान स्वामित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेनेंसी इन कॉमन बोलते हैं। इसको याद रखिए आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या आता है, न्यास तथा हितपद स्वामित्व। ये क्या होता है, ए ने बी को कोई संपत्ति दी कि सी के हित में उपयोग करे, तो बी क्या हुआ, बी एक न्यासी हुआ, एक न्यास स्वामित्व प्राप्त करता है बी, क्योंकि ए ने बी से बी को दिया, तो बी क्या हुआ, न्यास स्वामित्व हुआ। सी हिताधिकारी हितपद स्वामित्व प्राप्त होता है, यानी सी को बी, ए ने बी को दिया कि जो सी को दी गई हित को उपयोग करे, तो बी ने बी को दिया संपत्ति, तो न्यास स्वामित्व प्राप्त करे। न्यास, इसको क्या बोलते हैं, न्यास तो बोलते हैं कि हिताधिकारी हितपद स्वामित्व प्राप्त करे, सी। ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि विधिक स्वामित्व और सामयिक स्वामित्व। विधिक स्वामित्व क्या होता है, विधिक स्वामित्व वह स्वामित्व होता है जो विधि द्वारा स्वामित्व प्राप्त करता है, वो एक विधि स्वामित्व होता है। सामयिक स्वामित्व क्या होता है, सामयिक स्वामित्व वह स्वामित्व होता है जो साम्य द्वारा प्राप्त स्वामित्व अर्जित करता है, उसको हम स्वामित्व बोलते हैं। पांचवा पॉइंट आता है निहित स्वामित्व और समाश्रित स्वामित्व। ये क्या होता है, निहित स्वामित्व को सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। तो ये क्या होता है, निहित स्वामित्व, स्वामी को पूर्व अधिकार प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति की कोई कंडीशन या कोई शर्त नहीं लगती है। इस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को निहित स्वामित्व प्राप्त होता है उसको पूर्व अधिकार प्राप्त होता है, उस संपत्ति के साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक निहित स्वामित्व होता है। समाश्रित स्वामित्व क्या होता है, केवल सशक्त स्वामित्व होता है, इसमें एक कंडीशन लगी होती है। अर्थात अगर ए बी से कहता है कि जब तक सी का जन्म ना हो जाए मैं ये संपत्ति तुमको दे रहा हूं, जैसे सी की जन्म ले लेता है वो संपत्ति उसको चली जाएगी सी को। तो बी में क्या हुआ, बी को एक समाश्रित स्वामित्व को बताता है, और वही जब सी जन्म ले लेता है तो वो सी को जो स्वामित्व प्राप्त हो जाता है जब, तो वो उसको क्या हो जाता है, वो एक निहित स्वामित्व हो जाता है। तो दोनों का मतलब मैंने समझ लिया, एक निहित स्वामित्व, एक समाश्रित स्वामित्व। इसको बताया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 19 में बताया गया, निहित को बताया गया है। समाश्रित को बताया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 21 में बताया गया है, टीपीए में, इसमें देख लीजिएगा आप। अब ये आता है अजन्मा जन्म लेते ही निहित स्वामित्व प्राप्त करता है, ये सेक्शन 20 में बताया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया जैसे ही अजन्मा व्यक्ति जैसे जन्म ले लेता बच्चा वो संपत्ति उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ये चीज बता रहा है सेक्शन 20 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, इसको आप देख लेना। अब सामन के अनुसार स्वामित्व का अर्जन कैसे करेंगे, ऐसा ही मैंने कुछ उसमें पढ़ा था कि कब्जे का अर्जन कैसे करते हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि सामन के अनुसार स्वामित्व का अर्जन कैसे करेंगे। देखिए नंबर 1, विधि के परिवर्तन द्वारा। विधि के परिवर्तन द्वारा हमने वहां क्या पढ़ा था, जब
कब्जे का अर्जन हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? हमने पहले नंबर में पढ़ा था ग्रहण द्वारा, दूसरे नंबर में क्या पढ़ा था? परिधान द्वारा, तीसरे नंबर में क्या पढ़ा था हमने? विधि के परिवर्तन द्वारा। तो वही चीज इसमें बता रहा तीसरे नंबर वाला, विधि के परिवर्तन द्वारा। क्या है? जैसे उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है या वसीयत को प्राप्त होता है, ये विधि के परिवर्तन द्वारा हो रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? किसी कृत्य के फलस्वरूप मकान बनवाकर स्वामित्व प्राप्त करना। अर्थात इसमें क्या बता रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी मकान का निर्माण करता है या बनाता है या उसमें मेहनत करता है को, तो वो उसको स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। तो यही ये चीज़ बता रहा है, किसी कृत्य के फलस्वरूप मकान बनवाकर स्वामित्व प्राप्त करना। 5वां नंबर क्या आता है कि अन्य बातें। अन्य बातें में क्या है कि मनुष्य अधिकार को धारण करता है, ना कि उस अधिकार के स्वामित्व को। ये किसने कहा है? ये सामंत महोदय ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य अधिकार को धारण करता है, ना कि स्वामित्व को। ये सामंत महोदय ने कहा है। अब ये आता है कि स्वामित्व को क्या बोलते हैं? स्वामित्व को बोलते हैं डी यूरे बोलते हैं। इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व को हम डी यूरो बोलते हैं और कब्जा को क्या बोलते हैं? कब्जा को डी फैक्टो बोलते हैं। ये चीज है, तो इसको समझिएगा। स्वामित्व और कब्जे में वही संबंध है। अर्थात एक कोई विधि शास्त्र उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कब्जा और स्वामित्व के बारे में, इसको समझना। स्वामित्व और कब्जे में वही संबंध है जो आत्मा और शरीर में होता है। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर सेटना ने कहा है। ये लिख के आ जाएगा एमसीक्यू में। अर्थात ये बताइए कि कब्जा और स्वामित्व में जो स्टेटमेंट दिया वो कौन से जुरिस्ट ने दिया है? तो डॉक्टर सेटना ने कहा है। इसको याद रखिएगा कि स्वामित्व और कब्जे में वही संबंध होता है जैसे आत्मा और शरीर में। ये डॉक्टर सेटना ने कहा है, इसको समझ लेना आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑनरशिप पढ़ा। ऑनरशिप के बारे में आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इसको प्लीज मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइएगा कि ये कैसा वीडियो लगा, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी मैं और अच्छा वीडियो बनाने की पूरी और कोशिश करता हूँ। इसमें मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं खुद ये पढ़ के अच्छे समझ के इसको एक नोट्स बनाया करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मेरे प्यारे प्लीज़ ज़रूर मुझे एक मोटिवेशन दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी मैं और आगे अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे बताने में बड़ा संकोच लगता है ये कि मेरा वीडियो हो सकता है अच्छा ना जा रहा हो। तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करिएगा।